हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटूजेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रोफाइल वाइज सेगमेंट में एक प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही यूनिक प्रोफाइल और बहुत ही फेमस प्रोफाइल है ये। सो आप लोगों ने मंडी बिजनेस या आड़ती बिजनेस सुना होगा। आड़ती बिजनेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आड़ती बिजनेस क्या होता है। सो आड़ती बिजनेस जो है वो मंडी या सब्जी मंडी आपने देखा होगा आपके लोकल में होता है। सो मंडीज में आपने देखा होगा कुछ आड़ती के बिजनेसमैन होते हैं जो कि एक तरह से कमीशन एजेंट बोल सकते हैं आप उनको, या क्रेडिट प्रोवाइडर बोल सकते हैं, या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं बिटवीन द फार्मर्स एंड एक्चुअल बायर्स। सो बेसिकली वो ट्रेडर और होलसेलर का काम करते हैं। और जो भी फार्मर्स से प्रोड्यूस आता है, जो भी फल फ्रूट हो गए, अनाज हो गया, या जो भी इडेबल आइटम्स होते हैं, उनकी ट्रेडिंग या उनके स्टॉकिंग करके या उनके बीच में एज ए मीडिएटर बन के फार्मर और एजेंट के बीच में मीडिएटर बन के वो डील करते हैं। सो इनके रोल बेसिकली यही होता है कि वो दोनों कंबाइन, दोनों को मर्ज करते हैं और दोनों के बीच में एक डील करवाते हैं, जिनके बेसिस से उनको एक फैसिलिटेटिंग फी या कमीशन फी मिलती है। और कई जो अड़तीस ऐसे भी हैं जो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, जिसमें उनकी फसल को उगाने में जो भी रिक्वायरमेंट आती हैं, फॉर एग्जांपल उनके बीज हो गए, उनके जो ऑर्गेनिक खाद हो गई, उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो पैसा लगता है, तो वो उसको क्रेडिट पे भी देते हैं। और एट द एंड जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उस पे अपना जो कमीशन है वो चार्ज कर लेते हैं या उस पे इंटरेस्ट अपना रिकवर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आड़ती बिजनेस है जो कि आपने अपने लोकल सब्जी मंडी में भी देखा होगा। तो आज हम इसी प्रोफाइल पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस टाइप का जो प्रोफाइल आता है आपकी लोकल सब्जी मंडी में, जो आड़ती के प्रोफाइल्स आते हैं, उसको कैसे अंडरराइट करना चाहिए, उसमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि जो भी आपका कस्टमर है वो अगर मंडी या आड़ती से बिलोंग करता है तो आप उसकी नॉलेज को वेरीफाई कीजिए कि लोकल मंडी में वो जो ऑपरेट कर रहा है और उसके कितने कनेक्शंस हैं, कितने बायर्स हैं, और कितने वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को की प्राइसिंग को जानता है। तो उसकी मंडी की नॉलेज से आपको पता चलेगा कि कस्टमर आपका कितना जेन्युइन है और कितना ही वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो जैसे ही आप उसकी नॉलेज से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानिए कि वो कब से इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है और कितना टाइम हो गया उसे आड़ती का बिजनेस करते हुए। और जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो आपने देखा होगा आड़ती में हमेशा विद इन 2-3 डेज में प्राइस जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं और प्राइस वेलासिटी होती है। तो उसके फ्लक्चुएशन को वो कैसे हैंडल करता है और सीजनल बिजनेस टाइम पे और नॉन सीजन बिजनेस टाइम पे वो अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन रखता है, उसके ऑपरेटिंग केस को कॉस्ट को कैसे बियर करता है। तो ये आपको उसके एक्सपीरियंस से पता चलेगा। आप उसके एक्सपीरियंस को पूछेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि वो उस सिचुएशन में कैसे डील करता है। चलिए आगे आते हैं। इसमें बात आती है क्लाइंटेज की कि कितने कस्टमर्स हैं आड़ती के पास। तो आड़ती के कस्टमर बेसिकली कौन होता है। एक होते हैं फार्मर जहाँ से वो माल प्रिक्योर करता है, और एक होता है बायर जिनको वो माल बेचता है। तो ये बेसिकली उनके क्रेडिटर्स हो गए और ये डेटर्स हो गए एक तरह से। तो इनको फार्मर्स से वो माल खरीदता है और बायर्स को वो बेच देता है, बीच में वो अपना कमीशन अर्न करता है। तो आपको ये देखना है कि कितने जो है फार्मर्स उस आड़ती के साथ एसोसिएटेड हैं, कहाँ से वो माल ले रहा है, और कितने ऐसे बायर्स हैं जो उससे रेगुलर बेसिस पे माल परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि अगर उनके क्लाइंटेज की स्टेबिलिटी एक जैसी है, मतलब पिछले कई सालों से अगर क्लाइंट सेम रह रहा है, तो उसका जो सर्विस है, जो वो क्लाइंट और फार्मर के बीच में सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वो काफ़ी अच्छी है और दोनों तरफ की पार्टी है काफ़ी खुश है। तो इससे आपका जो स्टेबिलिटी है बिजनेस में काफ़ी लॉन्ग टर्म रहने वाली है और आपके लोन के रिपेमेंट में भी फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये आपको देखना है कि उसके क्लाइंटेज क्या है, कितने क्लाइंटेज हैं, वो कितने लॉन्ग पीरियड से वहाँ पे टिके हुए हैं। एंड आपको साथ साथ ये भी देखना है कि जो क्लाइंटेज की लिस्ट है वो कितनी अट्रेशन रेशियो है उसमें। अगर अट्रेशन कम है तो मतलब आपका जो क्लाइंट है उसके पास काफ़ी अच्छी क्लाइंटेज लिस्ट है। इसके अलावा आपको देखना है कि उसका कैश फ्लो कैसा है, इनकम फ्लो कैसा है। एनालाइज द कमीशन इनकम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। जो लास्ट 2-3 ईयर्स के आपके फाइनेंशियल्स आपको मिलेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास आएगा और उसके ITRs आएंगे आपके पास, या GST रिटर्न्स आएंगे। तो उसके बेसिस पे आप उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कीजिए, कितना वॉल्यूम है, कितना सेल कर रहा है, क्या उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और उसकी रिपेमेंट्स कैपेसिटी के साथ वो किस तरह से अलाइन है। इसको देख के आपको उसके इनकम को असेस करना है।
और साथ ही साथ उसके आउटफ्लो को भी एसेस करना है, जिसमें उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, मंडी की कॉस्ट हो गई, मंडी में लेबर की कॉस्ट हो गई, या मंडी का जो स्पेस है वो रेंटेड है या ऑन्ड है उसकी कॉस्ट हो गई। ये आपको देखते हुए उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना है, और साथ ही साथ जो बचे हुए सरप्लस अमाउंट है उससे वो रिपेमेंट कैसे करना है ये आपको एनालाइज करना है। इसके बाद आ जाता है कि सीजनैलिटी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे मैंने पहले बोला कि सीजनल, जब किसी का सीजनल बिजनेस, ये बेसिकली सीजनल बिजनेस है, बिकॉज कभी आप देखेंगे कि जो आलू प्याज है वो एक सीजन में आता है, सर्दियों में खासकर आलू और प्याज की सीजन आता है, और दूसरे टाइम पे वो सीजन ऑफ रहता है। तो उस टाइम पे वो कौन सा प्रोडक्ट को सेल करता है, कौन से प्रोडक्ट को प्रिक्योर करता है, किस पे कमीशन अर्न करता है। तो आपको ये देखना है कि ऑफ सीजन है और ऑन सीजन है, वो दोनों सीजनों में उसके रीपेमेंट कैपेसिटी को वो कैसे मेंटेन कर पाता है। क्या वो ऐसा चीज़ करता है कि ऑफ सीजन में वो अपनी ओपेक्स कॉस्ट है उसको मेंटेन कर पाए, अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। तो ये आपको चेक करना है सीजनलिटी ऑफ सीजनलिटी के अंदर। देन आपको देखना है कि उसमें रिसीवेबल्स क्या है। लुक एट द कलेक्शंस पीरियड फ्रॉम द बायर एंड वेदर रिसीवेबल्स आर पेड प्रॉम्प्टली और डिलेड। तो बेसिकली उसका रिसीवेबल्स में है कि कलेक्शंस उसका कैसा है, कि जैसे अगर वो उसने किसी को उधार में माल बेचा तो कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज में, विद इन 15 डेज में, विद इन 10 डेज में, कितने डेज में उसका जो पेमेंट है वो आ जाता है, कि विद इन 7 डेज का पेमेंट साइकिल है, या एडवांस है, या फुल्ली एडवांस है, या पार्शली एडवांस है, ये आपको देखना है। और इससे आपको ये अंदाजा लगाना है कि उसका जो पेमेंट फ्लो है वो कितने दिन डिले हो सकता है। अगर ज़्यादा डिले होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उसमें, तो आप ये समझिए आपकी ईएमआई में भी उस हिसाब से डिले या फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। देन आपको देखना है कि इन्वेंट्री का स्टोरेज कॉस्ट क्या है। जो इन्वेंट्री है या जो प्रिक्योर करा है उसने आइटम, उसको स्टोर कहाँ करता है। चेक इफ दे होल्ड इन्वेंट्री फॉर क्लाइंट। अगर वो क्लाइंट के लिए कोई होल्ड करके रखता है तो उसके साथ क्या कॉस्ट एसोसिएटेड है, कोई रेंटल कॉस्ट है या स्टोरेज कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल कुछ अनाज ऐसे हैं जिसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज ले रखा है या फिर कोई गोदाम ले रखा है, उसका रेंटल कॉस्ट क्या है, और वो रेंटल कॉस्ट को वो अपने प्राइसिंग में ऐड करता है या कस्टमर से उसे चार्ज करता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ये उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्टली हिट करेगा। देन आपको मार्केट का जो प्राइस वेलोसिटी है, प्राइस वेलोसिटी से मतलब है कभी मार्केट में प्राइस अप हो जाता है, कभी मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है। तो इस टाइप के मार्केट प्राइस को कैसे वो मैनेज करता है इन फ्लक्चुएशंस को, और स्पेशली ये हाई रिस्क और जो हाई रिस्क होता है जो प्रोडक्ट्स, उसको वो कैसे इस चीज़ को मेंटेन करता है। अब जैसे मैं बात करूँ आपके मैंगोज़ की, मैंगोज़ एक लिमिटेड पीरियड में ख़त्म हो जाते हैं। जो आपके ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स हार्डली 3 से 4 दिन में वो खराब होने लग जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स का जो प्राइस वेलोसिटी है वो कैसे मेंटेन करता है, या अदर जो फ्लक्चुएटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस को कैसे मेंटेन करता है, ये आपको उससे समझना है और जानना है कि उसके लिए उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी हुई है। इसके अलावा आपको देखना है कि जो पॉलिसी चेंज है, इवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड ऑन अर्थी बिजनेस and such as e-NAM adoptions and restrictions on the commission agent। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है e-NAM, तो इसमें जो मंडी का रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चेंज आता है जिससे उसकी जो प्राइसिंग है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है, या स्टोरेज पे इम्पैक्ट आ जाता है, या डिलीवरी पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस टाइप के जो पॉलिसी चेंजेस है उसका उस पर कितना कंट्रोल रहता है और कितना फ्लक्चुएशन होता है इस पॉलिसी में, और क्या पॉलिसी वहाँ के लोकल मंडी में अभी करंटली चल रही है, और उससे क्या उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस का उन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको आपको समझना है। देन आपको समझना है कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी बाढ़ आ जाता है, कहीं क्रॉप नष्ट हो जाती है, या कहीं पे वो जो उसके कीटाणु हैं वो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, या कोई ऐसे एनिमल है जो अपने जो फील्ड है उसके क्रॉप को ख़राब कर देती है। तो वो रिस्क अब उसके बिजनेस से कैसे एसोसिएटेड है, या कहीं बारिश बहुत ज़्यादा आ गई तो वहाँ के क्रॉप्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसका मंडी पे क्या इम्पैक्ट आता है, और हमारे कस्टमर से उस पर कैसे वो इन्वॉल्व है इसमें, उस चीज़ को आपको समझना है। जैसे मैंने बताया कि कई ये फार्मर्स को क्रेडिट पीरियड भी देके रखते हैं फॉर क्रॉप्स कराने के लिए। तो उस कंडीशन में वो उस अमाउंट को कैसे रिकवर करता है और उस कंडीशन में वो अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है।
देन आपको चेक करना है कि जो इंश्योरेंस है वो उसने अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस, अपने इन्वेंट्री का इंश्योरेंस, या जो भी बिजनेस वो इन्वॉल्व है उसमें इंश्योरेंस उसका करवाया हुआ है या नहीं है, और अगर करवाया हुआ है तो किस लेवल तक का वो कवरेज है, वो 100% कवरेज है या 50% कवरेज है, या किस कंडीशन में कवरेज है, वो आपको देखना है। देन इसमें आपको ये देखना है कि रीपेमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। इंश्योर द आरती हैज ए क्लियर रीपेमेंट स्ट्रैटेजी दैट अलाइंस विद देयर इनकम फ्लो, स्पेशली इन सीजनल, एंड हाउ विल वी मैनेज द इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट इन सिचुएशंस। सो आपको ये देखना है कि जो रीपेमेंट स्ट्रैटेजी है वो नॉन सीजनल टाइम पे कैसा मेंटेन कर पाएगा और किससे कैसे मेंटेन करेगा। उसका जो इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट्स है, कई बार काफ़ी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे उसको इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, तो उसको वो कैसे मैनेज करता है। तो इस चीज़ को आपको देखते हुए उसके जो रिपेमेंट स्ट्रैटेजी है, जो वर्किंग कैपिटल गैप है या फिर वर्किंग कैपिटल का एडवांसेस है या सरप्लस है, वो उसको कैसे मेंटेन करके रख रहा है, ये आपको उससे समझना है। देन इसमें आपको देखना है कि जो रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट है जिसमें लाइसेंसिंग है, कि आपके पास मंडी का एक अड़ती लाइसेंस होना चाहिए टू ऑपरेट इन द मंडी, वो अवेलेबल है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, अभी वो एक्सपायर हुआ तो नहीं है, ये आपको चेक करना है उसमें। और अगर वो एक्सपायर हुआ है तो उसका वैलिडेशन या रिन्यूअल कब होगा, कैसे होगा, ये आपको देखना है। देन आपको देखना है कि जो उसके बायर्स हैं या उसके जो फार्मर्स हैं उनके बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको रिव्यू कीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है, उससे आपके रिपेमेंट कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो आपको देखना है। ये एग्रीमेंट जो है आपके फार्मर के साथ भी हो सकता है, आपके बायर के साथ भी हो सकता है, विच कैन प्रोवाइड द इंसाइट्स इनटू द बिजनेस स्टेबिलिटी एंड इन्फोर्स द ऑब्लिगेशंस। तो ये बेसिकली यही कहा जा रहा है कि इसमें आपको उसका जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्टडी कीजिए, और अगर कोई रिटर्न में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी, बिजनेस की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, और आपको ओब्लिगेशन को, रिपेमेंट कैपेसिटी के बारे में भी आपको हिंट देगा कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम आड़ती बिजनेस में देख सकते हैं और आड़ती बिजनेस को अंडरराइट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप के प्रोफाइल वाइज मोर देन 25+ प्रोफाइल्स पे हमारी वीडियो बनी हुई है, और आप उसको देख के अपने अंडरराइटिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें क्रेडिट रिपोर्ट रिलेटेड वीडियोस भी हैं जिसमें आपको क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गई, लीगल रिपोर्ट हो गई, या FI रिपोर्ट हो गई, FC हो गया, सिविल हो गया, इससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं। प्लस इनकम कैसे कैलकुलेट की जाए, और इनकम कैलकुलेशन के तरीके हैं, इसमें इनकम वाइज कैलकुलेशन है और सरोगेट वाइज कैलकुलेशन के तरीके हैं जो नॉन इनकम सेगमेंट में आते हैं, उसके भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वो वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू।